आज की कहानी है मीठी परी। प्रकृति की अद्भुत देन, नर और मादा ना होते तो इस संसार का विकल्प कुछ और ही होता। स्त्री पुरुष की देन के साथ कितना कुछ जुड़ा है। दिमाग की सोच विचार, भाषा भंगिमा, प्रेम प्रदर्शन, दिशा, सहमति, समर्पण, उत्पत्ति, आनंद आदि। जन्मदात्री स्त्री का तो हृदय परिवर्तन ही हो जाता है जब वो अपने शरीर से उपजे नन्हे शरीर को पहली बार छूती है। पनपती है एक अनुभूति, ममता। रमा ने अपने दोनों बेटों नयन और पवन को पति के सहयोग से जो दिशा दी, उसका परिणाम सामने है। बड़ा बेटा नयन सेना में है, फिलहाल असम में तैनात है। छोटा बेटा पवन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर विदेश में नौकरी करने के लिए जाने की तैयारी में है। पिता दोनों को देखते हैं तो गर्व से फूले नहीं समाते अपने जवान बेटों पर। और अब तो एक और खुशखबरी है। ब्रिगेडियर बख्शी की बेटी संजना का नयन से शादी का प्रस्ताव। ना कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं। दोनों ओर से हाँ होते ही रस्मों रिवाज, लेन देन का सिलसिला चलता रहा। शादी 6 महीने बाद होनी तय हुई। नयन की शादी घर की पहली शादी थी, सो वे पति पत्नी तैयारी की योजना में लग गए। होने वाली बहू के लिए गहने कपड़ों के अलावा देने लेने के लिए गिफ्ट, अतिथियों की लिस्ट, बाजे गाजे, पार्टी का प्रबंध इत्यादि। अचानक काला साया एक रात नयन के पिता को ले चला। ऑफिस से थोड़ा पहले घर आकर रमा को थोड़ा थका बताकर आराम करने लेटे। जबरदस्ती चाय के साथ हल्का नाश्ता करा। रमा उनके माथे पर हल्का स्पर्श देकर सहलाती रही जब तक वो सोए नहीं। कंधे तक चादर ओढ़ा थोड़ी देर उनके पास बैठी रही, फिर शाम का खाना बनाने के लिए उठ गई। दोनों बेटे भी घर आकर पिता के आराम में बाधा न डालने की सोच दबे पांव जा उन्हें सोता देख लौट आए। नयन ने कहने पर ही उन्हें आराम करने दें। रमा ने थोड़ा सा बच्चों के साथ खा लिया और कमरे में लौटी। पति को सोते में ना जगाया जाए, ये सोच वो दूसरी चादर लेकर पास में चुपचाप लेट गई। बार बार उठ बिस्तर के दूसरे कोने में दूसरी ओर लेटे पति को रात की मध्यम लाइट में शांत सोते देख उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती रही। जब नींद ही नहीं आ रही हो तो उठा जाए, सोचकर रमा रसोई में जाकर अपने और पति के लिए चाय बना लाई। धीरे से पति को आवाज दी, फिर हिलाया। माथा मुंह बाहें छूकर जो समझी तो चीख मारकर बच्चों को आवाज दी। पता नहीं कब उसके पति इस दुनिया से चले गए थे। डॉक्टर ने उनकी मृत्यु का कारण घातक हार्ट अटैक बताया, जो कई घंटे पहले आ चुका था। बेटों ने खुद को, मां को संभालते हुए सबको सूचना दी। वह पड़ोसियों की सहायता से पिता के दाह संस्कार की तैयारी व बाकी के प्रबंध में लग गए। रमा के मायके से भाई भाभी ने पहुंच उसे संभाला। नयन की होने वाली ससुराल वालों ने और सबके आने पर शाम जब क्रियाक्रम करवा लौटे तो रुदन की दिल दहलाने वाली आवाजों से घर का कोना कोना रो रहा था। रमा को कौन समझाए बेटे की होने वाली शादी की। कहाँ तो वह खुशी खुशी पति के साथ मिलकर सब तैयारियां कर रही थी, और आज उनके बिना कोने में बैठी कितनी उदास व निरी सी बैठी थी। शादी अब पति की बरसी होने तक टाल दी गई थी। संजना के पिता ब्रिगेडियर बख्शी के प्रयत्न से नयन की 6 महीने की आपातकालीन छुट्टी का प्रबंध कर दिया गया था, ताकि वो अपनी मां के पास रहकर उसे इस दुख से उबार सके। समझदार रमा ने इस नियति की मार से उबरने का प्रयास कर अब अकेले ही अपनी हिम्मत जुटा बच्चों के प्रति अपनी ममता व कर्तव्य को जानते हुए व्यस्त रहती। बेटे उसका पूरा ध्यान रखते। अभी 2 महीने ही बीते थे कि पवन को सूचना मिली कि उसे यूनाइटेड किंगडम की एक अच्छी कंपनी में तुरंत जॉब करने का ऑफर है। बच्चों के भविष्य को समझते हुए रमा ने हाँ कहकर उसे तुरंत जाने की तैयारी करने को कहा। पवन अपने बड़े भाई नयन की होने वाली पत्नी यानी अपनी भाभी संजना से मिलने गया। लंदन जाने के बाद इतनी जल्दी भाई की शादी पर आना हो पाए या नहीं, माँ का मन
चिंतित व उदास हुआ, ये सोचकर कि ये बच्चा इतनी दूर जा रहा है, फिर मैं उसे देख भी पाऊंगी। पति की अकस्मात मृत्यु से ऐसे विचार आना स्वाभाविक थे। उसके जाने के दिन रमा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खुले विचारों वाले पवन को लंदन पहुंचकर अच्छा लगा। कंपनी की तरफ से छोटा सा सुंदर अपार्टमेंट मिला और कार की सुविधा भी। उसने अपने साथ काम करने वाले सहयोगियों से जल्दी दोस्ती गांठ ली, विशेषकर लड़कियों से। फुर्तीला, काम में अच्छा, व्यवहार में विनम्र, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन पवन जहां जाता अपनी जगह स्वयं बना लेता। वहाँ लोग फ्राइडे शाम को कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स्ड रहते हैं। पब पीने वालों से भरे होते और सड़कें मस्त जोड़ों से। कौन पत्नी है और कौन गर्लफ्रेंड, क्या जानना। बस बाहों में बाहें डाले मौज मस्ती करते, जीवन का भरपूर आनंद उठाते कितने ही जोड़े दिखते। पवन भी पब में शुक्रवार की शाम बिताता और वहाँ एक लड़की को कोने में अकेली आंखें नीचे किए बैठी बियर पीते देखता। एक शुक्रवार को पवन से रहा नहीं गया। अपना बियर भरा ग्लास लिए उसके पास की दूसरी कुर्सी पर लगभग बैठता हुआ पूछ बैठा, डू यू माइंड इफ आई? पल के उठा उसकी ओर देखते हुए बोली, इट्स ओके। बस 10 मिनट ही लगे पवन को उस लड़की के बारे में जानने में। पिछले महीने ही 2 वर्षों के साथ रहते बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था उसका। कारण अपनी बीमार माँ को साथ लाना। सॉरी टू नो दैट। कहा तो एनी ने आंखें उठा देखा, जिसमें छिपा दर्द साफ झलक रहा था। एनी ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। ये सिलसिला केवल शुक्रवार मिलने से अब रोज मिलने पर आ गया। पवन ने एक इतवार एनी को बाहर लंच पर बुलाया और बाद में कॉफी के लिए घर ले गया। अपार्टमेंट में चीजें बिखरी पड़ी थी। अकेला रहता था, कौन देखने आने वाला है। इंडिया में घर को ठीक ठाक रखना तो नौकर का काम होता था। अब यह कॉफी का नया दौर चला तो हर शनिवार वो घर व रसोई ठीक कर लेता। 3 बार के बाद एनी ने कहा कि अगली बार लंच वो बनाकर लाएगी। चीज से बने पकवान और रोस्टेड चिकन दोनों ने भरपूर आनंद लेकर खाया। टीवी पर मूवी देखी, शाम की कॉफी बाहर गैलरी में बैठकर पी, ठंडी हवा का आनंद लिया। और अब रात घिर आई थी। ना तो एनी का घर जाने का मन था और ना ही पवन उसे जाने देना चाहता था। एक ही बार रुकने को कहा तो एनी ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक है। पवन को जैसे आंखों ही आंखों में एनी की इजाजत मिल गई। हमेशा की तरह माँ अपने बेटे से बात कर उसकी खबर लेती रहती, पर इस बार सामने पड़ा फोन बजता रहा। पवन ने नहीं उठाया। वो माँ को नई खबर नहीं देना चाहता था। अगले हफ्ते एनी अपना सामान ला पवन के साथ रहने आ गई। अंधा क्या मांगे दो आंखें। बिखरा सामान ठिकाने लग गया। सुबह का नाश्ता दोनों इकट्ठे बैठकर खाते। शनिवार पब जाने और बाहर खाना खाकर आने का रूटीन बन गया। इतवार को घर में रहकर मस्ती होती और अब पवन ने भी कुछ कुछ पकाना सीख लिया था। शाम की कॉफी बनाना अब उसकी ही जिम्मेदारी थी। अब पवन माँ को स्वयं फोन कर थोड़ी सी बातें कर लेता, लेकिन अभी तक एनी की कोई चर्चा नहीं की। माँ की बार बार शादी की बात वो ये कहकर टाल जाता कि अभी वो और अच्छी नौकरी की तलाश में है। माँ उसे कुछ समय के लिए वापस घर बुला रही थी। पिता की बरसी करनी थी और फिर 1 महीने बाद नयन की संजना से शादी थी। रमा की भाभी उसके पास रहने वह सहारा देने आ गई। कहा जाता है कि सब काम समय पर होते चलते हैं, बस जाने वाला ही चला जाता है। सबके प्रयत्न से शादी अच्छी हो गई, पर रमा बार बार होती गीली आंखों के आंसुओं को अंदर ही रोके रही। शगुन का काम था। कुछ दिन मायके और ससुराल रहकर संजना नयन के साथ असम चली गई। नयन माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर माँ ने सब यादों को समेटे अपने घर में ही रहना तय किया। संजना कभी कभी फोन कर देवर का हाल जानती रहती थी। उधर एनी व पवन के बीच सब ठीक चल रहा था। कभी छुट्टियां ले दोनों कहीं घूम आते। देखते देखते 10 महीने बीत गए। माँ ने इस बार पवन को खुशखबरी देते
संजना के गर्भवती होने की बात बताई। संजना के मायके वाले उसे डिलीवरी के लिए अपने पास रखना चाहते थे, पर नयन ये कहकर कि उसे यहाँ हर तरह का आराम है और फिर माँ भी गोद भराई की रस्म के लिए आएंगी तो रुकेंगी, उसका जाना टाल दिया। सब ठीक रहा और संजना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। सब ओर से बधाई का आदान प्रदान हुआ। चाचा पवन को नई पदवी की विशेष बधाई मिली। बच्चे के 4 महीने के होते ही माँ असम से लौट आई। नयन स्वयं छोड़ने आया। ये कैसे हो गया, कहाँ गलती हुई, क्यों नहीं ध्यान दिया? एनी ये सब सोचते हुए परेशान थी। वो प्रेग्नेंट थी। नहीं, वो ये झंझट नहीं ले सकती, उसे नौकरी करनी है। सब आगा पीछा सोचते हुए पवन से अबॉर्शन की जिद करने लगी। पवन थोड़ा तो परेशान हुआ, पर तसल्ली दी कि वो पूरी तरह से सहयोग करेगा एनी और बच्चे का ध्यान रखने में। एनी की माँ अब अपनी छोटी बेटी के पास स्कॉटलैंड में रहती थी। समय पर माँ को बुलाने पर बात अटकी तो पवन ने कहा, देखेंगे। पहले वाले लड़के ने माँ के कारण ही एनी से किनारा किया था और अब वो वही मुसीबत मोल ले नहीं, एनी को ये मंजूर नहीं था। अपनी गर्भावस्था के दौरान एनी स्वस्थ व चुस्त रही और काम पर जाती रही। बस डिलीवरी होने से पहले 3 दिन ही घर पर रही थी और 9 महीने पूरे होते ही उसने सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। उसके गोल्डन ब्राउन घुंघराले बालों को देखते ही चहकी। ये तो अपने नाना जैसा है। अपने पिता की याद में उसकी आंखें भर आईं। वो दोनों बहनें छोटी ही थी जब उसके पिता का कार दुर्घटना में निधन हो गया था और पिता के काम की जगह ही माँ को काम दे दिया गया था। एनी को नौकरी से 3 महीने की छुट्टी मिल गई और पवन भी कोशिश कर उसकी हर संभव सहायता करता। छोटे बेबी को पालना आसान नहीं। माँ के फोन आते रहते, पर इस बार पवन ने पक्का इरादा कर एनी के बारे में बता दिया, लेकिन बच्चे का जिक्र नहीं किया। माँ ये सुन सन्नाटे में आ पूछना भूल गई कि कौन है, कब हुआ ये सब। पवन हेलो हेलो ही कहता रह गया। फोन लाइन कट गई। बिना शादी एक साथ रहना, बच्चे होना और फिर साथ रहने की गारंटी, क्या कहा जा सकता है? पवन दोबारा फोन करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। लेकिन भाभी का फोन आ गया। माँ अस्पताल में है। उनकी अचानक तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही वो लोग फौरन माँ के पास पहुंच गए। अभी नयन माँ के पास अस्पताल में है। भाभी ने उसकी शादी के बारे में पूछा तो पवन ने रुआसा हो बताया कि ये अचानक किया फैसला है और झूठ का सहारा ले ये कह दिया कि यहाँ सेटल होने के लिए यहाँ की लड़की से शादी करने से मदद मिल जाती है। पवन का मन परेशान हुआ कि बच्चे के बारे में जानेंगे तो क्या सोचेंगे। भाभी ने कहा कि माँ उसके लिए यहाँ लड़कियां देख रही थी। अचानक खबर से उन्हें काफी धक्का लगा है, पर अब क्या हो सकता है। तसल्ली दी कि जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएंगी वो यहाँ रहकर उनकी देखभाल करेगी। नयन भी आते जाते रहेंगे। बाद में वो माँ को अपने साथ असम ले जाएंगे। पिछली बार जब रमा असम गई थी तो कुछ दिनों के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ बहुत अकेलापन है, वो वापस जाना चाहती हैं। नमन के समझाने की बहुत कोशिश भी की कि आपकी बहू, बेटा, पोता है, यहाँ अकेलापन कैसा, और फिर ये भी घर आपका ही है। पर नहीं, वो जल्दी लौट आई थी। इधर एनी बच्चे क्रिस को अकेले संभालने परेशान हो जाती। पवन रात में बच्चे के लिए कई बार जागता था। अब एनी के काम पर वापस जाने का समय हुआ। क्रिस को घर से दूर एक डे केयर में छोड़ना तय हुआ। क्रिस को सुबह पवन छोड़ आता था, शाम को एनी ले आती थी। आसान नहीं था ये सब। अब आए दिन दोनों में किसी न किसी बात पर बहस होने लगी थी। बच्चे के कारण दोनों का बाहर घूमना फिरना, मौज मस्ती कम हो गई थी। एनी जैसे मौज मस्ती में रहने वाली के लिए ये सब बदलाव मुश्किल सा हो गया था, जबकि पवन ने बहुत सी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। अचानक एक दिन एनी को पता नहीं क्या सूझा, जो सीधा ही पवन से कह दिया कि वो नौकरी छोड़ बेबी क्रिस को ले अपनी माँ बहन के पास स्कॉटलैंड चली जाएगी। पवन हैरत में था कि अपनी ओर से वो
और क्या करे कि एनी अपना इरादा बदल दे। अभी इस बात को एक सप्ताह ही बीता था कि पवन को डे केयर से फ़ोन पर बताया गया कि मिस एनी का उन्हें फ़ोन आया था कि आज आप क्रिस को लेने आए, वो नहीं आ पाएंगी। ठीक है, कहकर पवन ने सोचा कि एनी ये बात सीधे उससे भी कह सकती थी। फिर ये सोचकर मन को तसल्ली दी कि आजकल वो बहुत परेशान और नाराज सी रहती है, इसीलिए शायद उससे नहीं कहा। पवन ऑफिस से जल्दी निकला, क्रिस को डे केयर से घर लाया, उसे दूध पिलाया। एनी को कई बार फोन किया पर उसका फोन स्विच ऑफ था। उसका मन भयभीत होने लगा कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। जब ऐसे करते रात के 12 बजने को आए तो चिंतित पवन कहाँ फोन करे। उसके पास तो एनी के किसी जान पहचान वाले या उसकी माँ बहन का नंबर तक नहीं था। कैसा बेवकूफ है वो, कभी उनसे बात ही नहीं हुई। रात 2 बजे फोन बजा तो उसने लपक कर फोन उठाया। फोन एनी का ही था। उसने सीधा कहा, मैं अपनी माँ के पास आ गई हूँ। तुम्हें क्रिस को स्वयं पालना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई पता या फोन नंबर नहीं है। एनी एनी कहता रह गया पवन और फोन कट गया। सिर धुन लिया पवन ने और सोते क्रिस को देख बेहाल हो गया। क्या कसूर है उसका या इस नन्हे बच्चे का। दिन बीतते गए, सब रोज के ढर्रे पर चलता रहा। ऐसा कब तक चलेगा, हताश होकर सोचा माँ या भाई को बताऊं। पहले एनी के साथ रहने का बता माँ को सदमा दिया था, अब उससे बड़ा सदमा देने के बारे में सोचकर ही डर गया। कुछ तो करना होगा, ये सोचकर हिम्मत जुटाकर भाई को फोन किया तो पता चला वो 1 महीने के लिए दूसरी जगह पोस्टिंग पर हैं। फोन पर पवन के रोने की आवाज सुनकर भाभी डर गई। पवन क्या हुआ, एनी तो ठीक है। भाभी, एनी मुझे छोड़कर चली गई। भाभी ने कुछ और समझा। कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम साथ नहीं थे क्या। भाभी, वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहती, अपने बेटे को छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई है। बेटे को, यानी तुम्हारा बेटा या केवल उसका। भाभी कुछ अंदाजा लगा चुकी थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जब पहली बार एनी के बारे में बताया था तब हमारा बेटा क्रिस 2 महीने का था। अब क्या करोगे। भाभी कुछ समझ नहीं आ रहा। संजना ने कहा, सुनो, बच्चे को लेकर सीधा हमारे पास चले आओ, तब तक तुम्हारे भाई भी आ जाएंगे। सब मिलकर कुछ उपाय सोचेंगे। तुरंत बच्चे का पासपोर्ट बनवा, वीज़ा लगवा, काम से 1 महीने की छुट्टी ले। पवन वापस इंडिया चल पड़ा। भाई के घर वापस आने से 4 दिन पहले पहुंच गया। भाभी को पूरी बात बताकर थोड़ा सहज हुआ। कुछ गलत तो नहीं किया तुमने एनी से शादी कर। अगर बच्चा पैदा हो गया तो विदेश में ऐसी बातें होती ही हैं। भाभी, शादी नहीं की थी, सोचा था कुछ समय इकट्ठा गुजारेंगे, पर उसी बीच वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद भी शादी कर लेता तो ठीक होता। भाभी ने कहा, अब अपने देश में भी अजीब सा चलन हो गया है लिव इन रिलेशनशिप का। लगता है लगाव, जिम्मेदारी, ममता केवल शब्द ही रह गए हैं, कोई भावना नहीं। अगली सुबह नयन भी आ गए। अचानक पवन को वहां देखकर हैरान हुए और फिर घर में बच्चे के रोने की आवाज सुन और भी हैरान से हो गए। संजना ने जल्दी से कहा, मैं चाय बनाती हूँ, आप पहले अपने बेटे रोहन को जगाएं। आपको आया देख खुश होगा, फिर सब बात होगी। नयन कुछ समझ नहीं पा रहा था। रोहन उठ पापा से मिला और फिर भाग दूसरे कमरे में ताली बजा नन्हे क्रिस को रोते से चुप कराने की कोशिश करने लगा। पवन ये सब देख अपने आंसू रोक नहीं पाया। पत्नी संजना से सब कुछ जान नयन ने किसी को कुछ नहीं कहा। नाश्ता करते नयन ने देखा पवन चुपचाप खाने की कोशिश कर रहा है, जैसे खाना उसके गले से नहीं उतर रहा। नयन के कहने पर कि नाश्ते के बाद हमारे कमरे में मिलते हैं, उसकी घबराहट और बढ़ गई। क्रिस दूध पीने के बाद सो गया। रोहन को उसकी पसंद का टीवी पर प्रोग्राम लगाकर दूसरे कमरे में बिठाया और फिर तीनों कमरे में मिले। नयन ने सीधी बात शुरू की, पवन, मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में तुम क्रिस को हमारा बेटा समझकर यहाँ छोड़ दो। आगे की सोचो, तुम वापस जाना चाहो या यहाँ रहो।
ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। माँ को हम समझा लेंगे। पवन का दिल, आंखें ऐसे रोईं कि भाभी भी साथ रोती हुई उसको तसल्ली दे उसकी पीठ थपथपाती रही। सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो पवन, कहकर नयन उठकर बाहर चले गए। इस बार माँ को इस दुख से उबारने की जिम्मेदारी पवन ने स्वयं ली। भरे मन से क्रिस को भाभी के पास छोड़ माँ के पास जा बिना रोए ढाढ़स बांध सारी बात बताई। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा किसको दोष दे, समय की बात है। माँ ने समझाया, जो हुआ सो हुआ, अब वो जल्दी अपना घर बसाए। शादी टूटने की बात तो ठीक है, पर बच्चे की चर्चा ना ही हो तो अच्छा है। पवन ने वापस लौट कुछ समय के बाद घर और नौकरी बदल ली। बैठता तो क्रिस को याद करने के साथ साथ ये भी सोचता कि कैसी ममतामयी और समझदार है संजना भाभी। कितनी सहजता से भाई ने क्रिस को अपने बेटे जैसे रखने के बारे में सोच लिया। माँ भी क्या रिश्ता है, कितनी सरलता से माँ ने उसे आगे की सोचने की सलाह दी। क्या एनी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं जागा? इतवार का दिन था। पवन 10 बजे तक लेटा रहा। रात किन किन विचारों में उलझा रहा था। तभी फोन बजा। भाई का फोन था। बता रहा था कि क्रिस ठीक है और उसकी कुछ फोटो अपलोड करके भेजी हैं। साथ ही ये भी बताया कि ईमेल पर किसी की पूरी डिटेल्स, फोटो और पता लिखा है। तुम स्वयं भी साइट देख सकते हो। माँ और संजना लड़की के परिवार से मिल सब जानकारी भी ले आए और तुम्हारे विषय में भी बता दिया है। याद रहे, क्रिस अब हमारा बेटा है। जैसे माँ का सुझाव था वैसे ही करो। लड़की सिमी अपने भाई भाभी के पास पिछले 2 वर्षों से रह रही है, जो यूके में कई वर्षों से हैं। तुम्हारा पता नहीं दिया। माँ चाहती हैं कि तुम स्वयं देखभाल कर बात बढ़ाओ। पवन का मन खुश ना हो, दुखी हुआ। काश एनी के साथ ही सब ठीक रहता तो। किसे दोष दे? पवन को लगा शायद पहली बार सब माँ के आशीर्वाद के बिना हुआ था, इसीलिए टालता रहा। पर जब माँ ने पूछा कि उन्हें फोन क्यों नहीं किया, सिमी के परिवार से क्यों नहीं मिला, तो अब तक कहा कि इस इतवार सिमी के परिवार को फोन अवश्य करूंगा। फोन किया तो सिमी ने ही उठाया। पूछा, कहिए किससे बात करनी है? संजय जी से। जरा रुके, भाभी को मैसेज दे दें। झिझकते हुए पवन ने अपना परिचय दिया तो भाभी फोन पर बात करती हुई खुश होकर पूछ बैठी, आप आज शाम मिल सकते हैं? जी ठीक है। कहाँ? संजय जी अभी आते होंगे, वे आपको बताएंगे। अब तो पवन घबराया कि क्या बताए क्या छिपाए। शाम को सेंट्रल सिटी रेस्टोरेंट में मिले। सिमी ने स्वयं अपनी शादी व तलाक के बारे में बताया कि लड़का जर्मनी से आया था, पर जल्दी ही उसके ड्रग एडिक्ट होने की बात सामने आई। सिमी ने अस्पताल और समय समय पर थेरेपी के साथ रिहैबिलिटेशन के पेपर दिखाए। उसका मानना था कि ऐसी आदत जल्दी छूटती नहीं। वो यहाँ एमबीए कर रही है। इतना कहते हुए अपने भाई भाभी का आभार प्रकट किया। साधारण सी दिखती लड़की का साहस और सोच पवन को अच्छी लगी। पवन अभी साहस जुटा रहा था अपने बारे में बताने का कि सिमी के भाई ने कहा कि आपके बारे में माँ पापा और बड़े भाई को जानकारी है और अब आपका और सिमी का निर्णय ही हमारा फैसला होगा। कुछ दिनों के बाद भाई की सलाह से सिमी ने फोन पर पवन से बात की और दोनों बाहर मिले। सिमी की तरफ से हाँ पर पवन ने फोन पर माँ को बताया कि ठीक है। फिर भी जाने क्यों जो पवन के साथ हो चुका था, उसका डर उसके मन के किसी कोने में छिपा बैठा था। बर्मिंघम की कोर्ट में शादी के अवसर पर पवन का भाई नयन पहुंचा। सादी सी सेरेमनी के साथ और परिवार के नाम पर 5 लोगों ने बाहर खाना खाया और दंपत्ति को विदाई दी। नयन एक हफ्ता होटल में रुक इधर उधर घूम वापस लौटा। संजना भाभी खुश थी। माँ ने मोहल्ले में लड्डू बंटवाए और पवन की विदेश में शादी की खबर सबको दी। पहले की घटित हुई सारी कहानी पर खाक डाल दी गई। एक सप्ताह का आनंदमय समय इकट्ठा बिता पवन काम पर लौटा और सिमी पढ़ाई में लग गई। पवन की माँ या भाभी से सिमी बहुत आदर से फोन पर बात करती। सिमी के भाई भाभी भी कभी थोड़ी देर के लिए आ जाते और बहन को खुश देखकर
राहत की सांस लेते। परीक्षा खत्म हुई और अच्छा रिजल्ट पा सिमी के साथ पवन भी खुश हुआ और उसको सुंदर सी ड्रेस गिफ्ट की। सिमी ने पवन को ये कहकर हैरान कर दिया कि नौकरी तो कभी भी की जा सकती है, पर परिवार बढ़ाना है तो हम दोनों की आयु देखते हमें पहले बच्चे के विषय में सोचना चाहिए। पवन खुश, अरे सोचना क्या, इरादा नेक है। जब समय मिलता दोनों कहीं ना कहीं घूम आते। 2 महीने बीते तो पाया कि सिमी गर्भवती है। सब बहुत खुश और सिमी के पैर तो खुशी के मारे धरती पर टिक ही नहीं रहे थे। हमारा पहला बच्चा। पवन सिमी का पूरा ध्यान रखता। 6 महीने बीतने को आए जब एक दिन ऑफिस से लौटने पर सिमी ने एक फोटो सामने रखते पवन से पूछा, ये कौन है? कितना प्यारा बच्चा है। पवन के कांटों तो खून नहीं। ये फोटो उसने एनी की क्रिस को गोद लिए पहले दिन डे केयर छोड़ने जाने पर खींची थी। अच्छा हुआ कि वो नहीं था उस फोटो में। उसने बड़ी सावधानी से कैमरे एल्बम फ्रेम से सब फोटो बड़े दुख के साथ निकाल फेंक दिए थे। ये फोटो किसी दूसरे फोटो के साथ उल्टी लगी रह गई थी, जिसे वो देख नहीं पाया। अपने को संभालते हुए एक सहकर्मी व उसके बेटे की बता फोटो ले ली। सिमी की ओर से कोई प्रश्न न पूछा जाए सोचकर पवन किचन में अपने व सिमी के लिए चाय बनाने लगा। एनी अब स्कॉटलैंड में ही थी, पर पवन के घर व ऑफिस बदलने की उसे खबर थी। एनी की बहन के विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, पर कोई संतान नहीं थी। काफी इलाज कराने के बाद कोई संभावना भी नहीं थी। घर में बच्चा गोद लेने की चर्चा चल रही थी। एनी सब पीछे छोड़ तो आई थी, पर कभी कभी उसका मन क्रिस को याद कर उदास हो जाता। उसने बहन से सलाह ली कि यदि उसका पति माने तो वो क्रिस को गोद ले सकती है। उसके पास क्रिस के जन्म पर अस्पताल से मिला प्रमाण पत्र है, जिस पर उसका और पवन का नाम लिखा है। बात तय हो गई। यूके में कोर्ट द्वारा पवन को सम्मन भिजवा दिया गया, जिसमें एनी ने बिना किसी शर्त के बेटे क्रिस को अपनाने की अपील की। पत्र पवन के नाम पर था, पर घर पर सिमी को मिला। खोला तो एनी नाम देखकर उसे याद हो आया। यही नाम तो बताया गया था पवन की पहली पत्नी का। पर बच्चा, उसकी तो कभी चर्चा ही नहीं की किसी ने। सिमी का 8वां महीना चल रहा था और उसके मानस पटल पर इतने विचार आ जा रहे थे कि वो बहुत घबरा गई। पवन को फोन पर तुरंत घर आने को कहकर बैठ गई। अचानक तस्वीर उभरी जो उसको एल्बम में मिली थी, जिसे पवन ने सहकर्मी और उसका बेटा बताया था। कहीं वो बच्चा पवन? क्या हो रहा है ये सब? वो मन को शांत करते हुए सोफे पर बैठ गई। घबराए आए पवन ने उसे यूं बैठा देखा तो सोचा अवश्य उसकी तबीयत ठीक नहीं। कहा, उठो अस्पताल चलते हैं। नहीं, कोर्ट में जाओ, कहते हुए सिमी ने लिफाफा थमाया। पवन को तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया हो। कहाँ जा डूबे, क्या करे। सिमी ने उसे हाथ पकड़कर पास बिठाया, फिर उठकर पानी लाकर पिलाया और धीरे से उसका झुका मुंह उठा पूछा, पवन बस सच बताओ, बाकी हम संभाल लेंगे। अब छिपाने को कुछ रह ही नहीं गया था। पवन सिमी के कंधे पर सिर रखकर फफक कर रो पड़ा। सिमी ने उसे बाहों से सहलाया। रो नहीं, शांत हो जाओ। जब वो पूरी तरह शांत हो गया तो माफी मांगते सच उगल दिया। सिमी ने कहा, अब पूरी सच्चाई से बताओ, तुम क्या चाहते हो? प्लीज सिमी, मेरा साथ नहीं छोड़ना। पवन, अगर तुमने हमें शादी से पहले अपने बेटे के बारे में बताया होता तो सच मानो वो आज हमारे साथ होता। पर फिक्र ना करो, वो अब भी हमारे घर में है, तुम्हारे भाई भाभी के साथ। जब चाहे उसे यहाँ ले आओ, हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे। बोलती सिमी का मुख पवन गौर से परखता रहा। क्या ये सच कह रही है? क्या ऐसा संभव है? क्या अब मेरा बेटा मेरे पास रह सकता है? सिमी ने उसे धीरे से झंझोड़ा। पवन, मैं तुम्हारे बेटे की माँ बनने को तैयार हूँ। उठो, नोटिस का जवाब दो। कल किसी अच्छे वकील से मिलो। उठो पवन, शाम की चाय नहीं पिलाओगे? पवन हैरान, कैसी औरत है, कितनी सहजता से सब समेट लिया। कोई शिकायत नहीं, कितना बड़ा दिल है इसका। बिना कहे क्षमा कर दिया। दोनों ने मिलकर चाय पी और फिर सिमी बोली, पवन,
ज़रा भाई भाभी को फ़ोन कर क्रिस का हाल जाने और उन्हें बताएं कि दूसरे बच्चे होने के बाद हम पहले उसे लेने वहाँ आएंगे। सच सिमी। हाँ सच पवन। और सुनो, माँ को भी अपना फैसला बताएंगे तो वो भी खुश होंगी। रही मेरे परिवार की बात, तो उनसे मैं स्वयं निपट लूंगी। ये सब सुनकर पवन ने फोन लगा, सिमी को पकड़ाया और साथ ही झुक उसका माथा चूम लिया। सिमी ने शरारत से देख कहा, अब मेरी बारी। अब तुम्हारा मुंह मीठा कर दिया मैंने। कड़वी बातें भूल जाओ। मैं हूं मीठी परी, मुझसे कभी झूठ ना बोलना। पवन ने अपने दोनों कान पकड़ नहीं की मुद्रा में सिर हिलाया तो सिमी अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर जोर से हंस दी। पवन हैरान था। उसका ये सुहावना रूप देख धीरे से बुदबुदाया, मीठी परी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।